नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय कथाकार अनिल प्रभा कुमार जी की कहानी घर। तो आइए सुनते हैं कहानी। कॉलेज में साल का आखिरी दिन था। विश्वविद्यालय के अहाते में खूब सरगर्मी मची हुई थी। सलील भी अपनी इमारत से नीचे उतरकर मुख्य द्वार के साथ लगी पटरी पर अपना थोड़ा सा सामान रखकर खड़ा हो गया। प्रतीक्षा कर रहा था अपनी माँ की। खींच भी आ रही थी कि पता नहीं अपनी बड़ी सी स्टेशन वैगन लेकर कहाँ अपनी धीमी धीमी चाल से चलाकर आ रही होंगी। पर अंदर ही अंदर उसे अच्छा भी लग रहा था कि डैडी तो अन्य पिताओं के विपरीत इस वक्त नाइट शिफ्ट कर रहे होंगे, पर माँ अकेली ही हिम्मत करके हनुमान चालीसा पढ़ती उसे लेने चल पड़ी होंगी। विद्यार्थियों का, उनके अभिभावकों का, सहायता के लिए आए मित्रों और भाई बहनों का रेला पेला तो बहुत था। फिर भी इतने हुजूम में भी अपने जैसे देशी चेहरों को पहचान लेने की आंख में एक खास दैवी शक्ति होती है। हाय सलीम, सलील ने दूर से ही पुकारा। सलीम ने वहीं खड़े खड़े पीछे मुड़कर देखा। सलील को पहचानकर वहीं से हाथ हिला दिया। कोई मुस्कुराहट या उत्तेजना उसके चेहरे पर नहीं आई। सलील ही तेज कदम फलांगता उसके पास आ गया। हे, तेरे डैड आ रहे हैं क्या लेने? नहीं, आज डैड नहीं आ पाएंगे। तो फरजाना? नहीं, आज महेश लेने आ रहा है। सलील की आंखों में प्रश्न देखकर बोला, मेरी माँ का पति अच्छा आदमी है, कहकर उसने फिर से सड़क की ओर आने वाली गाड़ियों की ओर देखना शुरू कर दिया। सलील कुछ क्षणों के लिए चुप सा हो गया। फिर सलीम के कंधे थपथपाकर कोमलता से बोला, गर्मी के दिन बढ़िया रहें। सलील कार में बैठा तो वह इंतजार कर रहा था कि कब भीड़ से निकलकर गाड़ी खुली हाईवे पर आ जाए तो वह माँ से कुछ कह सके। माँ, तुम सलीम की अम्मी को जानती हो? यूं ही थोड़ा सा, कभी कभी देसी पार्टियों में मिल जाती है। जिस शहर में वह रहती है मेरी कुछ मित्र भी वहीं रहती हैं। वो उसके बारे में अक्सर बातें करती हैं। विश्वविद्यालय से 2 घंटे की दूरी पर उसका शहर था और उससे भी आधे घंटे की दूरी पर सलीम की अम्मी का या अब्बा का या कभी सलीम और फरजाना का भी था। क्यों पूछ रहा है तू? यूं ही, सलीम अब मेरे ही कॉलेज में, मेरे ही वर्ष में है। माँ कुछ और सुनने की उम्मीद में उसकी ओर देख रही थी। वो मालिनी का अच्छा दोस्त है। हाँ, दोनों परिवार एक दूसरे को जानते हैं। माँ, सलीम के अब्बू कैसे लगते हैं? ठीक लगते हैं, लंबे गोरे, कुछ कुछ ढीले ढाले से और थोड़े बोरिंग भी। और उसकी मॉम? बिल्कुल पटाखा। एकदम से मुंह से निकल चुकने के बाद सलील की माँ की आंखों के आगे नादिरा की तस्वीर आ गई। छोटी सी, गठीले बदन की, बात करने की अदा ऐसी कि पुरुष उसे घेरे ही रहते। छोटी छोटी चमकीली भूरी आंखों की चंचलता सबको खींचे रहती। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद बदन का कसाव और उभार प्रशंसनीय थे। कुछ लजाकर, कुछ मुस्कुराकर, कुछ इस अदा से वह बात करती, कुछ इस अदा से खुले बालों को झटका देकर नीचे देखती, आंखें ऊपर उठाकर वह मुंह ऊपर करती, या उसके चलने के ढंग से कुछ इस तरह से उसके औरत होने का शोर मचता कि वह हर औरतों के हुजूम में अलग सी ही दिखती। उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी स्वच्छंदता थी कि ना वह पारंपरिक पत्नी के चौकटे में ठीक से उतरती थी और ना ही माँ के। माँ, आप क्या सोचती हैं? उनके तलाक की क्या वजह रही होगी? वे चौंकी। इसका मतलब है सलील भी उसी के बारे में सोच रहा था। टालने के लिए कह दिया, कुछ भी हो सकती है, क्या मालूम। वह अपनी ही सोच में डूब गई। मालती की मां की बताई हुई कितनी ही अफवाहें दिमाग से गुजरी। फिर धीरे से, जैसे अपने से ही बात करते हुए कहा, हो सकता है ऐसे उबाऊ नीरस पति के साथ रहते हुए उसका दम घुटता हो। क्या यह वजह काफी है बच्चों की जिंदगी खराब करने की? उसकी आवाज की तलखी से मां चौंक गई। बाबा, मुझ पर क्यों नाराज हो रहा है? हम लोग तो आपस में बहुत खुश हैं। आपको नहीं कह रहा।
सलील ने झेपकर सामने की सड़क की ओर ध्यान लगाया। धीरे धीरे सड़क किनारे के पेड़, झाड़ियां, रास्ते की पहचान के सभी निशान पीछे छूटते जा रहे थे। कॉलेज का नया वर्ष आरंभ हुआ तो सलीम कक्षाओं में अधिकतर अनुपस्थित ही रहता था। शुक्र या शनिवार को वह दोस्तों के साथ विश्वविद्यालय के अहाते में किसी न किसी बार में धुआंधार सिगरेट पीता अक्सर नजर आ जाता। उसके मूड का कुछ पक्का नहीं होता था। कभी तो खूब रौनक लगा रहा होता, कभी इसकी नकल, कभी उसकी नकल। दोस्तों का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता और कभी यूं पास से गुजर जाता कि जैसे किसी को पहचानता ही न हो। उस दिन अच्छा खासा दोस्तों के साथ बार में घुसा और स्टूल पर आकर बैठ गया। औरों की तरह उसने भी बियर का ऑर्डर दिया, बडवाइजर। बार टेंडर ने बताया कि आज बडवाइजर नहीं है, पर हैंकन उपलब्ध है। नहीं, मुझे बडवाइजर ही चाहिए। सॉरी, कहकर बार टेंडर जल्दी जल्दी दूसरे गिलास भरने लगा। छोड़ ना यार, आज दूसरी ही बियर ले ले। नहीं, मैं सिर्फ बडवाइजर ही पीऊंगा। तेरी मर्जी, कहकर सलील ने हाथ झाड़ लिए। प्लीज। सलीम कातर हो गया। बस एक ही फरमाइश की रट। दोस्तों ने प्रश्नात्मक दृष्टि से एक दूसरे की ओर देखा और चुप रहे। सलीम बिल्कुल खामोश और उदास होकर दीवार के साथ ढुलक कर सारी रात बैठा रहा। उसे बस कोई चीज चाहिए और वही चाहिए, और कोई चीज उसके बदले में नहीं चाहिए थी। फिर सलीम का कुछ दिनों तक पता ही नहीं चला। जब भी उसके दोस्त फोन करते या मिलने आते तो उसके कमरे का साथी डेविड कहता, पता नहीं है सलीम का, शायद वह अपने कमरे का दरवाजा बंद किए हुए पड़ा होगा। शनिवार इतवार को कई छात्र घर जाते, सलीम वहीं रहता। यह किशोरावस्था में पता नहीं उसके जीवन में कहां से कौन से कीटाणु रेंग कर प्रवेश कर गए थे कि उसके सामान्य चलते जीवन में यह अजीब से झटके उसे बुरी तरह से हिला हिला जाते। उसे लोगों से घबराहट होने लगी, डर लगता था। बस वह कहीं किसी एक कोने में ही दुबक कर बैठे रहना चाहता। आंखें बंद करता तो लगता जैसे कोई पीछा कर रहा है और वह दौड़कर अपने घर के अंदर घुस जाता है। जल्दी से मम्मी के कमरे में जाता है। मम्मी वहां नहीं, पर बाकी का सारा कमरा वैसे ही उनके सामान से भरा पड़ा है। वह उन्हें ढूंढने के लिए किचन की ओर पलटता है और एकदम देखता है कि मम्मी के कमरे से सारा साजो सामान गायब हो गया, पलंग, जमीन का गलीचा और दीवारों पर लगी तस्वीरें तक। वह दौड़कर फैमिली रूम में बैठे किताब पढ़ते डैड की ओर लपका। पास पहुंचने पर देखा कि सिर्फ किताब ही उनकी आराम कुर्सी पर पड़ी थी। उसने घबराकर मुंह घुमाया तो फैमिली रूम की चीजें भी गायब होने लगी। वह सिर्फ चारों तरफ खाली, बिल्कुल निहंग दीवारों के बीच खड़ा था। उसने चिल्लाकर फरजाना को पुकारना चाहा, पर फरजाना का कमरा भारी गड़गड़ाहट की आवाज करके जमीन में धंस गया। फिर मम्मी डैडी के कमरे की छत, दरवाजे, खिड़कियां सब हवा में उड़ने लगते हैं। वह पूरी ताकत के साथ अपने कमरे का दरवाजा पकड़ लेता है। इस भूकंप में सारा घर खाली होकर धंस गया। वह अपना पूरा जोर लगाकर उस दरवाजे को पकड़े पकड़े वहीं बैठ गया। अकेलापन, घबराहट और सदमे की वजह से उसका बदन कांप गया। सलीम की आंख खुली तो वह पसीने से तरबतर था। थोड़ी देर लेटे लेटे ही उसने अपने आसपास की स्थिति का निरीक्षण किया, फिर लपक कर बाहर ड्राइंग रूम में आ गया। टेलीविजन पूरी ऊंची आवाज में लगा दिया। उसे इस बात का होश ही नहीं था कि यह हॉस्टल का अपार्टमेंट था, जहां यह ड्राइंग रूम उसका और डेविड का साझा था। इतनी रात गए शोर सुनकर डेविड अपने कमरे से बाहर निकल आया। सलीम को देखकर उसका गुस्से से बुरा हाल था। सलीम, तुम्हें तो पढ़ने की जरूरत नहीं, पर मैं तो अभी अभी पढ़कर सोया हूं और तुमने मेरी नींद उचाट कर रख दी। डेविड ने आगे बढ़कर टीवी का रिमोट सलीम के हाथ से छीन लिया। सलीम तब भी वहीं बैठा फटी फटी आंखों से खाली स्क्रीन को ही घूरता रहा। सलीम के डैड का कभी कभी बड़ा याचना भरा फोन आता कि इस वीकेंड को तो घर आ जाओ।
फरजाना ने तो बहुत दूर नौकरी करके अपने को सबसे काट लिया था। उन्होंने खुद कहकर ज्यादातर बाहर दौरे पर रहना शुरू कर दिया। वह जब घर पर होते तो आ जाते सलीम को ले जाने के लिए। वह पहले की ही तरह सलीम का ख्याल रखते, बिना मांगे ही जेब खर्ची देते, फीसें भी, और बोर्डिंग में रहने का सारा खर्चा दे ही रहे थे। वह अभी भी सलीम को छोटा बच्चा ही मानते, पर मॉम ने कभी भी उससे बच्चों जैसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की थी। 14-15 वर्षों का रहा होगा वह। एक साधारण सी शाम की एक असाधारण याद सब कुछ चीर कर रख गई। शाम का धुंधलका मॉम और महेश अंकल डेक पर झुके हल्के हल्के हंस रहे थे। उनका इतना पास सटकर खड़े होना, यूं एक दूसरे को देखना उसे खला था। उसने पीछे से आकर मॉम का कंधा थपथपाया तो मॉम एकदम वार करने की मुद्रा में मुड़ी। अब क्या चाहिए? उन्होंने जिस आवाज में, जिस तरह से दांत पीसते हुए कहा और जिन नजरों से उसे देखा था, वह क्षण जैसे वहीं का वहीं ठहर गया। वह एक क्षण लक्ष्मण रेखा बन गया माँ और बेटे के रिश्ते के बीच, सलीम के किशोर से वयस्क होने के बीच। बस उस क्षण के बाद सलीम ने कोई भी ऐसी मांग या चाहना नहीं की जो कोई भी आम बेटा अपनी आम माँ से करता। उस ठिठके पल को धकेलने की क्षमता उसमें नहीं थी। डैड उसे मौका मिलने पर घर ले जाते और घर आने पर दोनों बाप बेटों का व्यक्तित्व गड्ढमड्ढ हो जाता। दोनों को सूझता ही नहीं था कि किस तरह का व्यवहार करें। घर की दीवारें और फर्नीचर और दूसरी बाहरी पहचान तो वैसी ही थी जैसी सलीम पैदा होने से अब तक देखता आया है, सिवाय इसके कि यह घर अब निशब्द लगता था। सलीम का ना अपने कमरे में झांकने का मन होता, न किचन में और न कहीं बाहर। पर घर में कहीं भी आते जाते वह पहले मॉम डैड का बेडरूम कहलाने वाले कमरे में जरूर नजर डालता, जैसे कहीं कुछ चूक न जाए। अब उस कमरे में बिना बिछाए बिस्तर के ऊपर डैड के कपड़ों का ढेर और किताबें ही मिलती, जिन्हें एक और सरकाकर लिहाफ लपेटकर वह सो जाते थे। डैड बड़ी आत्मीयता से पूछते, क्या खाओगे? पिज्जा, हैमबर्गर या चाइनीज फूड? पहले वह कहता था, यह सब तो मैं वहां भी खाता हूं, घर का बना खाना खाऊंगा। डैड के चेहरे पर परेशानी झलकती। फिर वह बार बार फ्रिज खोलते, अलमारियां खोलते बंद करते। उन्हें कुछ सूझता नहीं था। अच्छा, आज चाइनीज फूड ही ले आते हैं, कल मैं ग्रोसरी ले आऊंगा। अगले दिन वह उसके उठने से पहले ही बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आते। सलीम के उठने पर वह उसके आगे उसका मनपसंद चॉकलेट वाला सीरियल रखते, ठंडा दूध, फिर टोस्टर में ब्रेड डालकर अंडे फेंटने शुरू कर देते। सलीम चुपचाप कुर्सी में और भी धंस जाता। उसकी निगाहें उन पर टिकी होती, पर उनमें बहुत कम हलचल होती। डैड का चेहरा और ज्यादा ढलक गया था, कपड़े भी ढीले ढाले लगते। अधबने बिस्तर पर पड़े वही अधमुचड़े कपड़े पहने, वैसे ही अधबने घर की तस्वीर में वह पूरी तरह उसी का हिस्सा लगते। वह सोचता, जब वह घर नहीं आता तो पता नहीं डैड खुद क्या खाते होंगे या नहीं भी खाते होंगे। सिर्फ विस्की का गिलास थामे खिड़की से बाहर ताकते सिगरेटें ही फूंकते रहते होंगे। डैड की बड़बड़ाहट और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जैसे सूने घर की चुप्पी को अपनी ही अनर्गल बातों की आवाज से भरने की कोशिश कर रहे हों। सलीम उनकी बातें नहीं सुनता था, सिर्फ उन्हें देखता था। समझने की कोशिश से भी उसे घबराहट होती थी। इस घर में शोर तो कभी भी नहीं होता था, कभी मॉम और डैड में झगड़ा भी नहीं हुआ। दोनों ही कभी एक दूसरे के आड़े आए ही नहीं, कभी एक दूसरे से ऊंची आवाज में बोले ही नहीं। महेश अंकल के आने के बाद भी नहीं। महेश अंकल तो मॉम से कितने छोटे थे, यहां अमेरिका में व्यापार करने की नियत से आए थे। भारत से नाना की सिफारिश पर आकर उन्हीं के घर रह रहे थे। मॉम रोज उन्हें न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क ले जाती, तब वह सलीम और डैड का खाना बनाकर रख जाती। डैड आकर उसे भी गर्म करके दे देते।
फिर डेक पर बैठकर यूं ही ड्रिंक हाथ में लेकर सिगरेट पीते रहते। फिर पता नहीं कब सो भी जाते। सलीम को कुछ पता नहीं चलता। वह तो अपनी पढ़ाई में ही मग्न रहता था। हाई स्कूल में उसके सबसे अधिक नंबर आए। असाधारण प्रतिभा वाला लड़का माना जाता था वह। उसे तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब और क्या डूब गया कि ऊपर बुलबुला तक उठता नहीं दिखा। बस वह किसी सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय में दाखिला चाहता था। जहां अब पढ़ रहा है उस सरकारी विश्वविद्यालय में नहीं। उसकी योग्यता को देखते हुए उसे स्कॉलरशिप मिलने की पूरी उम्मीद थी। डैड ने साफ कह दिया कि सलीम की पसंद नापसंद की कोई गुंजाइश ही नहीं। क्यों? सलीम ने तिलमिलाकर प्रतिवाद किया। डैड थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उसे गहरी नजर से देखा और सिगरेट सुलगा ली। सलीम अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं और तुम्हारी मॉम अलग हो रहे हैं। यह घर बिकेगा आधा आधा। उसे कानूनन एलिमनी मतलब गुजारा करने के लिए खर्चा भी देना होगा। फरजाना की पढ़ाई का भी आखिरी साल है। ऐसी हालत में मैं तुम्हारे आईवी लीग कॉलेज का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। सलीम चुप बैठा सुनता रहा, डैड को देखता रहा। आंखें देख रही थी, कान सुन रहे थे, पर क्या देखा क्या सुना दिमाग तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। शायद डैड के सिगरेट के धुएं की वजह से सब अस्पष्ट था। मॉम कई दिनों से घर में दिखी नहीं। अपना काफी सामान उठाकर महेश अंकल के साथ कहीं बाहर गई थी। सलीम के हिसाब से शायद उनके किसी बिजनेस के सिलसिले में। पर डैड के चेहरे पर तो कोई प्रतिवाद दिखा ही नहीं। कैसा रिश्ता था यह भी? न साथ रहने की गरमाइश, न अलग होने की कपकपाहट। सलीम उठा और घर से बाहर निकल आया। टोनी के घर चला गया। वहीं वह बड़ी देर तक टेलीविजन पर फुटबॉल का खेल देखता रहा। बस देखता भर ही रहा। फिर पता नहीं क्या हो गया कि धीरे धीरे उसे लोगों से घबराहट होने लगी। उनसे डर लगने लगा। कॉलेज के छात्रावास में आ तो जाता, पर क्लासों में जाकर दिल घबराता। जब कभी टर्म पेपर देने का समय आता तो वह अपनी प्रतिभा का सदुपयोग कर ऐसी मार्मिक कहानी प्रोफेसर के सामने रखता कि वह बेचारा भी पिघल जाता। बाद में वह अपने दोस्तों के साथ ठहाके लगाता कि कैसे प्रोफेसर ने विश्वास कर लिया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा देकर छोड़ दिया है। उसका दिल इतना टूट गया है कि वह पेपर पूरा नहीं कर सका। परीक्षा के केवल 2 दिन पहले वह पुस्तकें लेकर बैठता, दिन रात पढ़कर परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक लाकर सबको हैरान कर देता। लेकिन अगले दिन अगर कोई उससे फिर से वही सवाल पूछता तो उसके पास कोई उत्तर नहीं होता। तेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है, सलील झेप कर कहता। है तो है, सलीम का जवाब होता। मित्र लोग अनुभव करते कि सलीम उन सब से कटता जा रहा है। मालिनी उसे कभी कभी घर बुलाती, अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती। सलीम सहज बातें कर रहा होता और फिर एकदम उठ खड़ा होता। चेहरे पर परेशानी घनीभूत होती। बस मुझे छोड़ाओ, थोड़ी सी देर और बैठ जाओ। नहीं, सलीम की विकलता बढ़ती जाती। बेटे खाना तो खाकर जाओ, मालिनी की मम्मी कहती। नहीं नहीं, बस मुझे अभी छोड़ाओ। सलीम की घबराहट किसी को समझ में ना आती। छोड़ तो आए, पर कहां? मालिनी कह तो गई, फिर एकदम सकपका गई। सलीम बचपन का दोस्त था, पड़ोसी था, एक ही स्कूल में थे और अब स्थितिवश एक ही कॉलेज में भी थे। उसे मालूम था कि सलीम के माता पिता का घर अब ज्यादातर बंद ही रहता है। उसके डैड काम की वजह से ज्यादातर कनाडा में ही रहते थे। घर के बाहर एक रियल्टी कंपनी का बड़ा सा बोर्ड लगा है, फॉर सेल। फरजाना कैलिफोर्निया चली गई थी। सुना था कि वहीं कोई उसका अमेरिकी दोस्त है। सलीम की मॉम जरूर अभी भी 15-20 मिनट की ड्राइव पर अपने नए पति महेश के साथ रहती हैं। मालिनी ने पर्स उठाया, कार की चाबी हाथ में ली। सलीम का हाथ पकड़कर कोमलता से कहा, चलो तुम्हें तुम्हारी मॉम के घर छोड़ दूं। सलीम चुपचाप कार में बैठ गया। बाहर रात थी।
विपरीत दिशा से आती गाड़ियों की रोशनी उसके मुंह पर पड़ रही थी। मालिनी ने सिर घुमाकर देखा। सलीम के चेहरे पर पसीना छलक आया था। वह एक डरे हुए खरगोश की तरह लग रहा था। मालिनी ने यूं ही बात करने की कोशिश की तो कोई जवाब न पाकर चुप हो गई। पता नहीं क्या होता जा रहा है सलीम को। लोगों से, भीड़ से ऐसे घबराता है जैसे भूत देख लिया हो। कह रहा था कि स्टीयरिंग व्हील पर बैठते ही लगता है कि जैसे सड़क पर खड़ी चलती सभी गाड़ियां उसी को निशाना साधकर टक्कर मारने आ रही हैं। उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दोबारा नहीं बनवाया। उससे गाड़ी चल ही नहीं सकती थी। बस मालिनी की शादी में सभी पुराने दोस्त आए थे। सलीम को 4 वर्षों बाद देखा तो सलील ने बाहों में भरकर ऊपर उठा लिया। कहाँ था तू? यही था। सुना है तुझे मेडिकल कॉलेज में भी दाखिला मिल गया था। बस फिर कोई खोज खबर ही नहीं। अब तो रेजिडेंसी कर रहा होगा। नहीं, मैं मेडिकल कॉलेज शुरू ही नहीं कर पाया। सलील चुप कर गया। मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। मैं कोई तनाव वाला काम कर ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, जो कर सकता है वही एंजॉय कर, कहकर सलील ने उसका कंधा थपथपा दिया। थोड़ी देर में भांगड़ा की धुनें तेज होने लगीं। ढोल की थाप में जबरदस्त बुलावा था। मालिनी और मिलन के दोस्तों के पैरों में अनियंत्रित गति होने लगी। लड़कों ने बड़ा सा दायरा बनाकर डांस फ्लोर को घेर लिया। अचानक सलील को याद आया कि पुराने दिनों में जब वह लोग ऐसे ही नाचते थे तो छोटे कद का होने की वजह से सलीम हमेशा उसके कंधों पर चढ़ जाता था। फिर जो हे की धूम मचती और तालियों की आवाज से जो बढ़ावा मिलता, उसका नशा ही कुछ और होता। उसने एकदम पीछे खड़े सलीम को खींचकर आगे कर लिया। यार, पुराने दिनों के खातिर प्लीज। और सलील घुटनों के बल बैठ गया। कूदकर सलीम सलील के कंधों पर चढ़ गया। सलील उठा तो सलीम सबसे ऊपर हवा में बाहें फैलाकर कंधे उचका रहा था। उसने नीचे देखा। सभी की आंखें उसी की ओर लगी थीं। तालियां बजाती हंसती हुई भीड़। सलीम के माथे पर पसीना छलक आया। सलील, मुझे नीचे उतारो एकदम, नहीं तो मैं छलांग लगा दूंगा। सलील परेशान होकर पास रखी कुर्सी पर बैठ गया ताकि सलीम नीचे उतर सके। बस, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, कहकर वह भीड़ का घेरा तोड़कर पीछे की ओर भागा। सलील उसे आवाक देखता रहा, फिर सिर झटककर दोबारा डांस फ्लोर पर चला गया। एक साथ इतनी सुंदर और युवा लड़कियां वहां नाच रही थीं। सलील यह मौका गंवाना नहीं चाहता था। बड़ी रात गए तक शादी की धूम मची रही। लोग आग्रह कर करके डीजे को थोड़ी देर और संगीत बजाने को कहते। नाचने का दौर ठहरने को ही नहीं आ रहा था। आखिर डोली की रस्म भी पूरी करनी थी। हॉल के बाहर आकर बड़ी सी लिमोजिन में मालिनी की विदाई भी हो गई। धीरे धीरे बाकी लोग भी विदा हो गए। बाहर निकलते ही सलील को याद आया कि हॉल में जहां वह बैठा था उसने वहीं अपना कोट उतार कर रख दिया था। अंदर लौटा तो देखकर ठिठक गया। 2 कुर्सियों पर कोट अपने ऊपर डाले सलीम अधलेटा सा पड़ा था। सलील ने उसे थपथपाया। सलीम ने आंखें खोली, एकदम गुलाबी, जैसे शीशे की बनी हो। चल उठ, सलील ने उसे सहारा दिया। उसका मन कहीं गहरे धंस गया। सलीम तो ड्राइव कर ही नहीं सकता। जो भी इसे लेकर आया था वह इतना गैर जिम्मेदार कैसे निकला कि इसे वापस ही नहीं लेकर गया। सलीम चुपचाप कार में आकर बैठ गया। अब वह पूरे होश में आ चुका था। सलील, चल कहीं 24 घंटे खुले रहने वाले डाइनर में चलकर कॉफी पीते हैं। सलील को प्रस्ताव पसंद आया। यूं भी अब रात खत्म ही होने वाली थी। कॉफी पीते पीते सलीम बड़ा सहज लग रहा था। क्या करता है आजकल? सलील ने बात चलाने के लिए पूछा। चिड़ियाघर में काम करता हूं। सलील ने प्रश्नात्मक ढंग से देखा। सच, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां। मेरे डॉक्टर ने भी यही कहा है कि मुझे प्रकृति के नजदीक रहना चाहिए। मेडिकल कॉलेज का तनाव मैं नहीं ले सकता था। मुझे बहुत अच्छा लगता है,
जानवरों को खाना खिलाना, उनसे बातें करना, और वह मुझसे कुछ पूछते भी नहीं। बहुत प्यार करते हैं मुझे वे सब। यह नौकरी कर लेता है तू? सलील ने जैसे अपने आप से ही प्रश्न किया। जब दवा लेता हूं तो काफी सामान्य ही हो जाता हूं, जब नहीं लेता तो कुछ भी नहीं कर पाता। सलील ने ज्यों ही अपने शहर जाने वाला हाईवे पकड़ने के लिए लेन बदली तो सलीम बोला, उधर मत जा, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। सलील चुप रहा पर असमंजस में पड़ गया। सलीम की मॉम का घर तो उसी के घर के रास्ते में पड़ता है, तो फिर? पर तुझे जाना कहाँ है? फिर सलील ने नरमी से पूछा। घर। सलील गहरे तक चुप रह गया। उसकी दुविधा देखकर सलीम बोला, सीधे चलता जा, मैं अपने आप बताता जाऊंगा। अब तक रात के सन्नाटे में सड़क पर इक्का दुक्का कारें थी। अब पौ फटने वाली थी तो थोड़ा सामान ले जाने वाले ट्रक भी दिखाई देने लगे। तुझे मालूम है, मेरे डैड भी अब कनाडा में जाकर बस गए हैं। सलील ने आंखें सामने सड़क पर ही रखी, बस हुंकारा भर दिया। वहां उन्होंने भी 2 साल हुए शादी कर ली है, एक कनाडा की वकीलनी से। सलील को कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या कहे, चुप रहा। सलीम भी चुप हो गया। काफी आगे जाकर केवल एक शब्द बोला, बाएं। सलील ने गाड़ी मोड़ ली। थोड़ी देर बाद सलीम बोला, बस यहीं गेट पर गाड़ी रोक देना। सलील ने गाड़ी रोक दी। सामने हरे रंग का एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिसके ऊपर लिखा था चिड़ियाघर। सलीम धीरे से उतर गया। उसने जेब से एक कार्ड निकाला और अवरोधक बनी पट्टी के सिरे पर फिराया। काली सफेद धारियों वाली स्वचालित पट्टी ने ऊपर उठकर रास्ता दे दिया। आगे दूर तक एक लंबी सड़क थी। रात की कालिमा खत्म हो चुकी थी। आकाश का रंग ऐसा हो गया जैसे रात जाने से पहले राख बिखेर गई हो। सलील वहीं कार में बैठा देखता रहा। सलीम धीरे धीरे पैर घसीटता हुआ उस राख के शामियाने के नीचे जा रहा था, अपने घर। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।